वो भी जल्दी देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और आंसर कीजिए पोल में। ये सेशन आपका 9:30 बजे चलता है रात को, जिसको आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, पोल में जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट ऑल वुड बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा कक्ष में क्या स्रोत होंगे ज्ञान के। सामाजिक संरचनात्मक समझते हैं आप, जहां पे समाज मतलब ग्रुप है ना, समूह, और संरचनात्मक मतलब एक्टिविटी करके नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं। और इससे कौन याद आया आपको? वाइगॉस्की। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जो लोग ये मानते हैं कि समाज में या लोगों में मिलकर के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, यानी ग्रुप्स में कोऑपरेशन करके, कोलैबोरेशन करके हम सीख सकते हैं। ऐसा कौन मानते हैं? वाइगॉस्की मानते हैं। ठीक, तो ये लोग कैसे मानेंगे कि नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? मैंने आपको बता ही दिया, जहां पे समाज हो और एक्टिविटी हो वहां पे वाइगॉस्की आ जाएंगे। न्यूज़पेपर्स, हाँ, इसमें बच्चा एक्टिव होगा, पढ़ेगा देश दुनिया के बारे में और सक्रिय रूप से पढ़ के अपनी समझ बनाएगा, नॉलेज को इकट्ठा करेगा। पीयर्स यानी साथी, समूह, सहपाठी जो हैं उनके साथ भी एक्टिविटी करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी बच्चा एक्टिव है। टेक्स्ट बुक्स और फोक टेल्स, भाई टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तकों में भी वो सीख सकता है, बहुत सारी चीजें, दुनिया समाज की चीजें पाठ्य पुस्तक में भी होंगी, है ना। फोक टेल्स होती हैं लोक कथाएं। भाई हम अगर बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई हरिश्चंद्र की कथा है, हम पढ़ते हैं, अब वो लोक कथाएं कह लीजिए आप उनको, या इस तरह की और बहुत सारी स्टोरीज होंगी। तो इससे क्या होगा? बच्चा एक्टिव रहता है, चाहे वो स्टोरी की फॉर्म हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो लोगों के साथ पीयर ग्रुप के साथ सीखना हो, चाहे वो बुक्स के साथ सीखना हो, क्योंकि बुक्स भी क्या है? साइकोलॉजिकली रिटर्न है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी ही बातें सही हैं, इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसको हमें नकारने की आवश्यकता हो। तो 80% लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारा। जिन लोगों को कोई भी समस्या है, बहुत सारी वीडियोस आपकी ऐसी आएंगी जो अलग अलग टॉपिक पे होंगी, जैसे मेटाकॉग्निशन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रीड के लिए एक अलग से लाइव करना है, तो डोंट वरी, अभी मैं थोड़ा थोड़ा फॉर्म में हूँ। चीजें इतनी सारी हो जाती है ना, तो उस चक्कर में कई बार जो चीजें करनी होती है वो डिले हो जाती है, ऊपर से आपके एग्जाम्स डिले हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इन्वॉल्व, यानी बच्चों का सक्रिय भागीदार होना, सक्रिय संलग्नता जो है वो क्या दर्शाती है, यानी बच्चे एक्टिव हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे कहां पर एक्टिव हैं। आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की बिल्कुल बधाई, हार्दिक बधाई, और आप बहुत अच्छा करें जीवन में, है ना। आप बहुत कुछ सीखें और बहुत कुछ सिखाएं, यही ऐसे ही हम लोग सीखते रहें, सिखाते रहें, जहां से भी मौका लगे वहां से हम सीखें, और जो भी हम सिखा सकें वो हम सिखाएं या शेयर करें, अगर मैं कहूं सही शब्द। चलिए, अगर हम बात करें व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इन्वॉल्व, तो कहां पे बच्चा एक्टिव है? इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग में बिल्कुल एक्टिव है। भाई जब वो अन्वेषण करेगा, इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, तो क्या होगा? जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं तो एक्टिव होंगे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो एक्टिव होंगे, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, जब आपने रट्टा जो लगाया था उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसका नंबर क्या था वो आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब आप कोई एक्टिव नहीं है, आपका रटने वाला जो पार्ट है, रिकॉल वाला जो पार्ट है वो एक्टिव है, तो इसको एक्टिव होना नहीं कहते। एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कि जब आप संप्रयोग करें, अप्लाई करें किसी कॉन्सेप्ट को जो आपने सीखा है, और रिफ्लेक्ट करें, प्रकाश डालें कि ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, एक्टिव हैं आप, सोच रहे हैं, ठीक है। फिर है डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट एंड डिस्कशन में बच्चा बिल्कुल एक्टिव होगा, कि जब आप अपना पक्ष रखेंगे, सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, भाई लड़कियों को बराबरी दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए, आप अपना पक्ष रखेंगे, सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, और फिर वहां डिबेट होगी और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, है ना। कई बार बहुत ही फालतू से जवाब भी देते हैं लोग, बट कोई बात नहीं, ठीक, आपको तो मजे लेने हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा तर्क होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास अच्छा तर्क होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन फिर हो पाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बात तो सही लग रही है। सेकंड नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में तो सिर्फ पैसिव है, बच्चा एक्टिव नहीं है, वहां तो सिर्फ रट्टे जो लगाए हैं उसको रिप्रोड्यूस करना है, उगलना है उसको। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, जहां पे भी सेकंड है वो तो हट जाएगा, तो सिर्फ सी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर बचता है, जो कि यहां जाएगा कि बच्चे कहां एक्टिव हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अलाउइंग लर्नर्स मैक्सिमम फ्रीडम विद इन अ रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटेटिंग देम टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स इंडिकेट टुवर्ड्स विच अप्रोच, यानी अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना। चलो इसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं। ओहो, हाँ, अब जाके ग्रीन हुआ है, इसका मतलब अभी देखना एक बार, ये लैग हुआ है कुछ तो स्ट्रीम, पता नहीं बारिश की वजह से या क्या रीजन है, इंटरनेट में कुछ पंगा हुआ होगा, एक बार देखना, एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ उसको। चलिए अभी देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है जब आप बच्चों को
मैक्सिमम फ्रीडम देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, जहां पे वो अपनी इच्छा से रिसोर्सेज को यूज करें और एक्टिवली सीख पाए। मैथ्स का सॉल्यूशन गगन सर बोल रही हूँ, गगन सर तो एसएससी में कराएंगे, गगन ने क्वेश्चन पूछा है ये, है ना, तो उदय सर करा देंगे आपको, डोंट वरी, मेरी बात हो गई, एक बार मैं बात कर लेती हूँ, आप लोगों की बहुत डिमांड है, तो मैथ्स का सॉल्यूशन वो करा देंगे, ठीक, जो भी प्रीवियस ईयर्स आए हैं या अच्छे क्वेश्चंस हैं। अलाउइंग लर्नर्स मैक्सिमम फ्रीडम, यानी आपने लर्नर्स को दे दी है फ्रीडम, स्वतंत्रता, की क्लास में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करो और सीखो और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करो। इससे क्या होगा, डिस्कवरी लर्निंग होगी, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है भाई, जब आपने फ्रीडम दी है तो वो एक्टिविटी करेंगे, टेक्स्ट बुक पे थोड़ी ना अटके रहेंगे। एक्सपोजिटरी टीचिंग अच्छी नहीं होती कि बस भर दिया आपने दिमाग में बच्चे के, बिहेवियरिस्टिक टीचिंग भी अच्छी नहीं होती। डिस्कवरी लर्निंग है ये, खोजी अधिगम कह लीजिए या अन्वेषण अधिगम है कि बच्चे को मैक्सिमम फ्रीडम है, यानी वो खोज कर सकता है, दूसरा जो भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके खोज कर सकता है, तो डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं इसको, है ना, क्लियर है बात। इसकी बात ब्रूनर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं इतनी एक्साइटेड हूं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन के लिए कि क्वेश्चंस आगे पीछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस अमॉन्ग चिल्ड्रन, ये तो दिमाग में बिठा लीजिए, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या नाइव कॉन्सेप्शंस, या फिर कई लोग इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन भी कह देते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस, वैकल्पिक अवधारणाएं, यानी बच्चे अपने दिमाग में जो विकल्प के रूप में अवधारणाएं बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, जो कि ऑल्टरनेटिव कहते हैं, हम उसको रॉन्ग नहीं कहते, क्योंकि बच्चे ने एटलीस्ट कुछ तो बनाने की कोशिश की है ना। जैसे अगेन सेम एग्जांपल, भाई बच्चा है जिसको आपने ये बताया कि वाटर इज कलरलेस, बट बच्चा कहता है मैंने तो तालाब में हरे रंग का पानी देखा था, तो वाटर तो ग्रीन होता है, कलरलेस थोड़ी ना होता है। अब बात उसकी सही है, लेकिन वो बात प्रैक्टिकली सही नहीं है, साइंटिफिकली सही नहीं है। उसने एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बना लिया, एक वैकल्पिक अवधारणा दिमाग में क्रिएट कर ली अपने अनुभव के बेस पे, यानी उसने दिमाग तो लगाया, एटलीस्ट कोशिश तो की कंस्ट्रक्ट करने की, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग ना बोल के ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, वैकल्पिक बोलते हैं, या नाइव कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ये बात कि नहीं समझ पा रहे हो, बता दीजिए। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑन करियरविल ऐप, किस दिन मैं दिखा दूंगी नितिन, अगर वेब पे होगा तो एक बार करियरविल ऐप में जाओगे, मॉक टेस्ट सेक्शन, फिर टीचिंग। देखिए अगर हम बात करें नाइव कॉन्सेप्शंस की, तो आप लोग सी उत्तर दे रहे हैं, 83% लोग, चलो इसको मार्क कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है कहानी। आर अनयूजुअल टू गेट फॉर्म्ड, यानी बहुत ही असामान्य बात है। नहीं भाई, कई बार ऐसा हो सकता है, जब आप बचपन में चलते थे आपको लगता था भाई ये जो चंद्रमा है मेरे साथ चल रहा है, जब आप ट्रेन में जाते थे तो आपको लगता था पेड़ मेरे साथ चल रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें असामान्य क्या है, चाहे वो साइंटिफिकली सही है या नहीं है, बट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फॉर्म हो गया था उस टाइम, सामान्य सी बात थी। आर प्योरली इलॉजिकल एंड इरोनियस, यानी पूर्ण रूप से विसंगत और त्रुटिपूर्ण होते हैं। भाई कुछ तो सच्चाई होगी ना, अगर बच्चा ये कह रहा है कि मैंने ग्रीन कलर का पानी देखा है, दैट मींस वो भी एक बात सही है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है इलॉजिकल ही होंगे, थोड़ा बहुत लॉजिक उसमें पाया जाएगा, इंट्यूशन पाई जाएगी बच्चे की। रिप्रेजेंट्स देयर इंट्यूटिव थियरीज, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो सहजता से बनाया है उनके अंतः प्रज्ञानजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाता है, यानी जो सहजता से उनके दिमाग में सबसे पहले आया वो उन्होंने बता दिया, ये बात दर्शाई जाती है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन से, बिल्कुल 100% सच्ची बात है। ठीक, डी ऑप्शन है शुड नॉट बी अटेंडेड बाय द टीचर, क्यों भाई, टीचर को अटेंड करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और डिस्कस करके ये कॉन्सेप्ट्स ठीक करा देने चाहिए, ठीक है, चैलेंज कर देना चाहिए एट टाइम्स। सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। असर्शन यानी कि स्टेटमेंट है और रीजन है। कुछ सेकंड लीजिए, इसको पढ़िए, जवाब देने का प्रयास करिए, ताकि आपको भी लगे कि आपने मेहनत की है जवाब तक पहुंचने की। सारे उत्तर पहले से नहीं दिए जा सकते ना भाई, टीचर का काम सिर्फ उत्तर देना नहीं है ना, उत्तर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाना है, तो उत्तर तक पहुंचिए खुद से। ठीक, बताइए एक बार। नहीं अभी कुछ कंफर्म नहीं है 20 जुलाई वाला, बट हाँ ऑफ कोर्स जुलाई अगस्त में जो है आपकी चीजें शुरू होनी चाहिए, स्पेशली जुलाई नहीं तो अगस्त में तो हो ही जानी चाहिए। लेट्स सी बाकी। बताइए जरा फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर है 5, आप लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, असर्शन पढ़ते हैं यानी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, adolescents should be provided lot of opportunities for discussion and debate in the classroom, यानी जो किशोर हैं, adolescents मतलब 12 से 18 वर्ष के लोगों को, टीनेजर्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए बहुत सारे अवसरों के साथ, जहां पे उनको मौका मिले अपनी बात कहने का, यानी डिस्कस करने का, है ना, और डिबेट करने का। भाई मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है, बच्चों को बोलने का मौका मिले, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, डिस्कशन का और डिबेट का मौका मिले। वो उम्र है आइडेंटिटी क्राइसिस की, जहां बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, आप बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन करते हैं। ये हमने कल भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है भाई, एडोलेसेंट्स जो हैं उनमें अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रही होती है, तो जरूरी है कि उनको डिस्कशन का, उनको डिबेट का मौका मिले। अब बोला जाता है ना,
कि भाई जब बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाएं, टीनेज में आ जाएं, तो उनको दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो ये वही रीजन है क्योंकि उनके दिमाग में भी अब लॉजिकल थॉट, एब्स्ट्रैक्ट थॉट ये सब आ चुका है और उनसे चर्चा होनी चाहिए। तो जरूरी है कि इस एज में आप देखते हुए स्कूल्स में अलग अलग जगह पे मौका मिलता है कि आप जाएं, डिबेट में जाएं, डिस्कशन में जाएं। ठीक, फिर आता है रीजन, कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोवाइड्स रूम फॉर नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग एंड शेयरिंग ऑफ मल्टीपल व्यूज। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है जहां दो या दो से अधिक लोग मिलकर के सहयोग करके सीख रहे हो। प्रोवाइड्स रूम फॉर नेगोशिएशन, रूम फॉर नेगोशिएशन का मतलब क्या है, यहां स्पेस मिलता है, यहां विचारों को साझा करने का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी बात को साझा करें, मैं अपनी बात कहूं, आप अपनी बात कहें। ठीक है जी, तो ये बात तो दोनों ही सही है ना, कि जब मिलकर के डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे तो क्या होगा, कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होंगे, रीड के लिए मैराथन आएगी, डोंट वरी। ठीक है राहुल, चलिए दोनों ही बातें सही हैं जो कि आप कह भी रहे हैं 81%, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो ए है यानी जो कथन है वो भी सही है और उसका रीजन यानी उसका तर्क भी सही है, और आर जो है वो सही से व्याख्या करता है ए की। क्यों करता है, क्योंकि ए में कहा गया है कि किशोर जो है, एडोलेसेंट्स को चर्चा का और बहस का मौका मिलना चाहिए, डिबेट और डिस्कशन का। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बताया है कि जब वो साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे तो क्या होगा, विभिन्न विचारों को साझा करने का मौका मिलेगा। दोनों बातें सही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्वेश्चन नंबर है 6। टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को, यानी कि आपको कॉन्सेप्चुअल चेंज लाना है। कॉन्सेप्चुअल चेंज मतलब कॉन्सेप्ट्स में परिवर्तन लाना है। बच्चे जो संप्रत्य अपने दिमाग में फॉर्म कर रहे हैं किसी चीज को लेके, उसमें चेंज लाने की जरूरत है। तो क्या करेंगे आप, बता दीजिए फटाफट से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एईएस का एग्जाम अभी थोड़ी आया है, जब अगर कोई डेट है तो कमेंट में बता देना, उस पर भी एक वीडियो बन जाएगी, मतलब जो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी है एईएस का, उस पे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें बी ऑप्शन, 79% लोग कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल चेंज अगर बच्चों में लाना है, कॉन्सेप्ट्स में परिवर्तन लाना है, तो किस चीज को एनकरेज करें। गिव लॉन्ग पैसेज टू रोट मेमोराइजेशन, रटने को तो कभी भी मौका देना ही नहीं है। प्रेजेंट कंटेंट विच इज मॉडरेटली चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमास, ये बात सही है। ऐसा कंटेंट, ऐसी सामग्री देंगे जो थोड़ा सा चैलेंज करे, थोड़ा सा बच्चे को सोचने पे मजबूर करे, और उसके स्कीमा में जो आज वो सोचता है उसमें परिवर्तन आएगा। दैट मींस स्कीमा है क्या, आपकी प्रीवियस नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें चेंज लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि चैलेंजिंग चीज है तो सोच में बदलाव लाना पड़ेगा कि भैया रूढ़िवादी सोच से नहीं चलेगा। लड़का और लड़की दोनों को बराबरी की क्या देनी पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, जहां जरूरत है वहां इक्विटी देनी पड़ेगी। इक्विटी मतलब समता का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यही एग्जांपल आजकल दिमाग में चल रहा है, नहीं तो कई लोगों को लगेगा पता नहीं मैं कौन से झंडे उठा के खड़ी हूं। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन डिस्कनेक्टेड चंक्स, देखो डिस्कनेक्टेड चंक्स नहीं, कनेक्टेड चंक्स, यानी इंफॉर्मेशन को बांध करके, जोड़ करके एक चीज से दूसरी चीज को आपको देना होता है। फिर है डी ऑप्शन, गिव टास्क विच आर वे हायर देन चिल्ड्रंस करंट लेवल, अगर करंट लेवल से ज्यादा ऊपर होंगे तो भी बच्चे को समझ नहीं आएगा, ज्यादा नीचे होंगे तो वो बोर्ड महसूस करेगा। तो हल्के से चैलेंजेस आपको पुट करने हैं, हल्के से चैलेंजिंग टास्क होने चाहिए, मॉडरेटली चैलेंजिंग, जिसमें थोड़ा सा उसका दिमाग भी लगे, थोड़ा सा वो चैलेंज भी महसूस करे और बोर भी ना हो और कॉन्सेप्ट्स में चेंज भी आ जाए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। डैश बिलीफ ऑफ एबिलिटी इंप्लाइज दैट एफर्ट्स आर मीनिंगफुल इन अचीविंग सक्सेस, यानी एबिलिटी के बारे में कैसा विश्वास रखने पे हम ये मानेंगे कि जो एफर्ट्स हैं, जो हमारी मेहनत है वो अर्थपूर्ण है, सक्सेस को अचीव करने में मेहनत का रोल है। ये बात हम कब मानेंगे, यदि हम क्षमता के बारे में क्या सोचें तो ऐसा हम मानेंगे। बताइए विश्वकर्मा प्रसाद जी। योग्यता की डैश धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। यानी कई लोग तो ये कहेंगे यार कितनी भी मेहनत कर लो यार, होना तो है नहीं सिलेक्शन। जीवन में सक्सेस तो उन्हीं को मिलती है जिनके पिताजी के पास पैसा होता है ना, या तो जिनको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया होता है। यार मेरे तो 50% आए थे, मैं कहां मेरे से एग्जाम क्लियर होगा। जबकि अगर आप देखेंगे आपसे भी खतरनाक स्थिति से आए हुए लोग होंगे जिन्होंने अच्छा किया है उसी जगह पे खड़े होकर के। तो मतलब उनकी धारणा अलग थी, उनका बिलीफ अलग था, वो सोचते अलग थे। वो ये नहीं सोचते थे ना कि मेहनत से कुछ नहीं होगा। तो हम क्या माने कि मेहनत से कुछ होगा, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल कॉम्पिटिटिव है ये? नहीं। एंटिटी है ये? कोई नहीं। इंक्रीमेंटल है? अवॉइडेंस बेस्ड है? अवॉइडेंस तो यहां कहीं है ही नहीं। सिंपल बात है,
ये मानना कि जो क्षमता है उसमें वृद्धि पॉसिबल है, उसमें इंक्रीमेंट पॉसिबल है, एबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, जो आप आज हैं उससे बेहतर बन सकते हैं यदि आप मेहनत करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एटीट्यूड है सीखने का। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल बिलीफ ऑफ एबिलिटी कि भाई जो क्षमता है वो बढ़ती है यदि इंसान मेहनत करे, ठीक है, यदि वो एफर्ट करे, तो ये मानना है और ये चीज मीनिंगफुल यानी सार्थक साबित होती है आपके सक्सेस में, आपकी सफलता में। ठीक है, तो एबिलिटी जब भी पूछा जाए, इस क्वेश्चन को घुमा के कई तरह से पूछ सकता है कि एबिलिटी, क्या एबिलिटी फिक्स होती है? तो आप कहेंगे जी फिक्स नहीं होती, जो क्षमता है वो फिक्स्ड नहीं है, बल्कि क्या है, वो है आपकी इंक्रीमेंटल या चेंजेबल या इंप्रूवेबल होती है। क्या है? इंक्रीमेंटल है, बढ़ोतरी हो सकती है क्षमता में, आपकी एबिलिटी में, आपकी बुद्धि में, आपकी समझ में, यदि आप मेहनत करें तो। राइट, क्या कह रहे हैं? पोल को लेकर कौन दुखी है? एक मिनट रुको जरा, देखें तो सही क्या कह रहे हो आप लोग। कौन है? क्या कह रहे हो भाई? एक मिनट रुको। देखना यार, पोल के बारे में कोई कुछ कह रहा है। खैर, पोल आप लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है देखिए। अगर हम बात करें, अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वुड इंक्लूड टास्क्स। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जहां बच्चा एक्टिव होगा, जहां बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। पियाजे, वाइगोस्की, ये वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद को फॉलो करते हैं या मानते हैं या इसकी बात करते हैं। अरे नहीं 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 सैफ जमील, कोई डांट नहीं लगी पोल वाले भैया को। मैं बता रही थी, मुझे ये याद आया था कि मैं कई बार क्या होता है कमेंट्स पढ़ने भूल जाती हूँ, जैसे कुछ ना कुछ कमेंट्स तो मैं देख लेती हूँ, बट सेशन के बाद, आज पोल वाले भैया हमारे बहुत दिनों की छुट्टी के बाद आए हैं, 6 दिन की छुट्टी के बाद, रोज पोल वाले भैया चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि कमेंट्स पढ़ लें आप लोगों के, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके, है ना, कि आप लोग क्या कह रहे हैं कमेंट्स में। ठीक है जी, चलिए। अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वुड इंक्लूड टास्क्स दैट आर, भाई कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में बच्चा होगा एक्टिव, संरचनात्मक तभी कह रहे हैं। मॉडरेटली डिफिकल्ट, यानी थोड़ा सा औसत रूप से कठिन हो, ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे, चैलेंजिंग भी लगे। बात तो सही लग रही है सुनने में, है ना, बात तो सही लग रही है सुनने में। फिर उसके बाद बना देंगे गगन। उसके बाद क्या है? बेस्ड ऑन रिकॉलिंग द टेक्स्ट, यानी कि सिर्फ याद करना हो टेक्स्ट को, तो ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया। यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ है? रेपिटेटिव एंड मैकेनिकल, मशीन थोड़ी बनाना है, 2 एकम 2 2 2 4। ग्रुप वर्क, यहाँ भी बच्चा एक्टिव है और यहाँ भी बच्चा एक्टिव है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सही उत्तर होंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 67% लोग दे रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। A student is likely to experience dash when attribution for success is considered internal and dash when attribution for failure is considered external। यानी जब एक विद्यार्थी को डैश का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, कि अगर मैं सफल हुआ हूं तो उसका रीजन है आंतरिक, कि मैंने मेहनत की है, मैंने बहुत ही शिद्दत से मेहनत की है ना। और अगर वो फेल होता है और वो कहता है कि बाहरी कारकों की वजह से फेल हुआ हूं, पेपर टाइम पे नहीं हुआ था, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, बहुत कंपटीशन था, है ना, और ना जाने क्या क्या। तो अगर आप फेलियर का रीजन बाहर ढूंढेंगे तो आपको आएगा क्रोध, है ना, आपको आएगा क्रोध, एंगर। और अगर आप सक्सेस का रीजन अंदर ढूंढेंगे कि आप अपनी वजह से, आपने जो मेहनत शिद्दत दिखाई है उसकी वजह से सफल हुए, तो आपको गर्व महसूस होगा, प्राइड। ठीक है, ये तो नेचुरल सी बात है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस शेम, अगर वो अपनी सफलता के लिए इंटरनल रीजंस को माने कि मैं इंटरनली मोटिवेटेड था और ये सब, तो शेम क्यों महसूस करेगा, है ना, एंजाइटी क्यों महसूस करेगा, ग्रेटिट्यूड कर सकता है, प्राइड कर सकता है ना, लेकिन जॉय महसूस नहीं करेगा जब बाहरी बात कहेगा असफलता पे। तो सिर्फ सी ऑप्शन ही सही बनता है कि एक बच्चा जो है वो गर्व महसूस करेगा जब वो ये मानेगा कि मेरी जो सक्सेस है वो इंटरनल रीजंस की वजह से है, कि मैं बहुत मोटिवेटेड था, मैंने बहुत मेहनत की और मुझे इंटरेस्ट था इस चीज में। वहीं अगर हम बात करें जब वो अपने फेलियर को एक्सटर्नल मानेगा कि मैं दूसरों की वजह से फेल हुआ हूं, तो उसको आएगा गुस्सा। जब वो अपनी वजह से फेल होने की बात करेगा तो वो इंप्रूवमेंट की बात करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं करेगा। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। While teaching a new concept in middle grades, a teacher should,
मिडिल ग्रेड्स मतलब 6, 7, 8 वाले जो ग्रेड्स हैं माध्यमिक स्तर पर, जब आप पढ़ा रहे हैं तो किन चीजों का आपको ध्यान देना है। पोल बहुत तेजी से जा रहे हैं। अच्छा जी, उड़ के चले जा रहे हैं क्या? देखिए एक बार। ओके ओके, सीटेट का न्यू बैच जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आएगा बैच। अभी पुराने बैच में एडमिशन ओपन है, तो अगर किसी को लेना है तो ले सकते हो। चलिए खैर, हम लोग 4800 लोग जुड़े हुए हैं, 2100 लोगों ने लाइक किया। कर दिया करो यार लाइक, क्या जाता है आपका? अगर अच्छा लगता है सेशन तो करो लाइक, है ना। कोई कह रहा है टैक्सोनॉमी पूरी करा दो, करा देंगे यार, करा देंगे। बहुत ही प्यारी बातें आपने की, हमें याद आ गया इस बात पे। पहले आप आंसर कर लो, हम ब्लूम टैक्सोनॉमी लिख लेते हैं। अबे यार इससे लिखा भी नहीं जा रहा, टैक्सोनॉमी। ओके फाइन, चलो देखते हैं एक बार। अगर हम बात करें वाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट इन मिडिल ग्रेड्स, जब आप वो बच्चे जो लगभग टीनेज के आसपास होंगे तो कैसे पढ़ाएं। एंश्योर दैट द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली अलाइंड टू स्टूडेंट्स। या ओ एलियन टू स्टूडेंट्स, नहीं भाई एलियन नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे का कोई प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट ही नहीं हो पा रही। रिलेट व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो विद द न्यू कॉन्सेप्ट, यानी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए संप्रत्य से जोड़ना है, प्रीवियस नॉलेज से, ओल्ड नॉलेज से, जो वो पहले से जानते हैं उससे नए ज्ञान को जोड़ना है। जब भी आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, जितना पहले आता है उससे कनेक्ट कर दें। प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करना होता है, ब्रिज बनाना होता है ना। जब हम इमारत बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो नींव के ऊपर बनाएंगे। नींव ऐसे नहीं कि हवा में बना दी, तो प्रीवियस नॉलेज पे बनाई जाता है। जब भी कुछ नया सिखा रहे होंगे हम, तो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर देंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन है गिव रेडीमेड नोट्स टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू मेमोराइज, यानी उनको दे दो नोट्स, लो जी ये नोट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ क्रेज रहता भी है बैचेस में भी और हर जगह कि नोट्स दे दो आप, तो फिर रट लेंगे, बात खत्म। नोट्स आपके खुद के बने हो तो ज्यादा अच्छा है। एंश्योर दैट स्टूडेंट्स डू नॉट शेयर देयर सोशियो कल्चरल नॉलेज इन दी डिस्कशन अबाउट कॉन्सेप्ट। भाई सोशियो कल्चरल नॉलेज को शेयर करने दो, क्या दिक्कत है? जिस समाज जिस संस्कृति से आता है बच्चा शेयर करेगा ना, तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम जाएंगे। असर्शन का अभी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके आने बाकी हैं। एक है असर्शन यानी स्टेटमेंट, और दूसरा है उसका रीजन। क्या है भाई असर्शन और क्या है रीजन? देखिएगा, चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद लव, केयर एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कौन सा समय है? 2 से 6 वर्ष का समय है। इस उम्र में बच्चे को प्यार, केयर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सीखने की दी जानी चाहिए। उसको कुछ एक्टिविटी करने की, कुछ खेलने की, कुछ प्ले वे, स्कूल में जाने की, है ना। और उसको प्यार, केयर सब कुछ हम देंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या है, बेस बना देगा। कोहलबर्ग कराया हुआ है यार कितनी बार, है पूरा करा दो कुछ भी। देखिए एक बार, मैम मुझे करियर लैब पर 6 ही मॉक टेस्ट क्यों दिख रहे हैं? आज मुझे 8 बताया गया टीम के द्वारा, मैं एक बार चेक कर लूंगी, है ना। वैसे कल अपडेट हो जाएंगे और मॉक टेस्ट। अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और ये सब मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रोइंग एज है वो, है ना। बचपन जो है वो ग्रोइंग एज है। फिर आता है इसका रीजन क्या है? आउटकम ऑफ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली मॉडिफाइड इन लेटर ईयर्स, यानी अगर वंचित रहता है बच्चा बचपन में, प्यार नहीं मिला, केयर नहीं मिली, उसको मौका नहीं मिला खेलने का, कूदने का, है ना, तो क्या होगा? इस चीज को बदला जा सकता है। इसकी कमी को पूरी जिंदगी भी पूरा नहीं कर सकते हम। ऐसा बच्चा क्या होगा? डिपेंडेंसी आएगी, है ना, क्लिंगी बनेगा, है ना। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं कि कल को आप चेंज कर देंगे। भैया बचपन है, नींव बन गई जो बननी थी, बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो पूरी जिंदगी बच्चे को सफर करना पड़ेगा अगर बचपन में कुछ घटना इस तरह की घट गई या फिर ध्यान नहीं रखा गया, तो ये फॉल्स है। तो ट्रू तो ए है, बट आर जो है इसका रीजन वो फॉल्स है। मॉडिफाई आप नहीं कर सकते अगर बेस खराब हो गया तो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, वो एरिक एरिक्सन को याद कर लीजिए। हर एक स्टेज आपकी आगे वाली स्टेज को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन पियाजेस थियरी इज क्रिटिक्ड फॉर, और आपने देखा होगा इसीलिए अलग अलग मूवीज में या खुद को भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें ना आप में इसलिए होती है क्योंकि बचपन में कुछ हुआ था, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ज्यादातर मनोवैज्ञानिक की बात मानते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, या चाइल्डहुड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, पूरे जीवन को अफेक्ट करती है आपके। वो डियर जिंदगी मूवी आपने देखी होगी, तो वो बचपन की कहानियां वो परेशान होकर के बाद में भी चल रही होती है, क्योंकि वो पैटर्न्स आपका पीछा नहीं छोड़ते। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जीन पियाजेस थियरी इज क्रिटिक्ड फॉर हैविंग प्रपोज्ड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है कि भाई 4 स्टेजेस दिए इन्होंने, बांट दिया डेवलपमेंट को स्टेजेस में।
विच डिबेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस फॉल अंडर, किस डिबेट में आता है, ये हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, कोई स्टेज की जरूरत नहीं है, कोई एज की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन है, वाइगोस्की है। पियाजे वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं भैया स्टेजेस में बटा हुआ है डेवलपमेंट, इतने से इतने साल में ये होगा, इतने से इतने साल में ये होगा। तो ये किस डिबेट के अंदर आता है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, निरंतरता व अनिरंतरता के। तो पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, वाइगोस्की के अनुसार कॉन्टिन्यूअस हुआ, है ना। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट, सतत है वाइगोस्की के अनुसार, क्योंकि ये किसी स्टेज की, किसी एज की बात नहीं कर रहे, ब्रेक नहीं कर रहे हैं स्टेज में और एज में डेवलपमेंट को। तो वाइगोस्की के अनुसार सतत हुआ जो विकास है, क्योंकि इसमें ना किसी एज की आवश्यकता है और ये हमेशा चलता रहता है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्याजे की, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको पूछी जाएंगी, डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। पहले तो मैं ये बस डिस्कस करती थी क्योंकि पूछी नहीं जाती थी, बट अब पूछी भी जाने लग गई हैं, तो और ज्यादा जरूरी हो गया इनको डिस्कस करना। ठीक है, यानी अनिरंतर है, अनिरंतर भी आप इसको लिख सकते हो। कौन कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस में तोड़ दिया। देखो स्टेजेस में तोड़ दिया मतलब आपने एक क्वेश्चन देखा होगा सीटेट में, बहुत पुराने समय में आया करता था, मैं आपको बता भी देती हूँ। पिंकी क्या कह रही है, मैम ऐप नहीं चल रही, ऐसा कैसे पिंकी, अभी तो क्लास ली है मैंने, एक बार थोड़ी देर बाद एक बार रिफ्रेश करके देखो, चल जाएगी, ज्यादा ट्रैफिक होगा। कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूअस मतलब चलता रहेगा भाई, लगातार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। डिसकॉन्टिन्यूअस क्या है, एक स्टेज में इतना हुआ, फिर दूसरी में इतना होगा, फिर तीसरी में इतना होगा, फिर इतना होगा, मतलब अलग अलग स्टेज में बटा हुआ है, ये पियाजे कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस वाइगोस्की कह रहे हैं। चलिए सी ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें बाकी क्यों नहीं होंगे ये भी सुन लो। इंक्लूजन की सच यहाँ बात नहीं होती, सेंसिटिव पीरियड की बात नहीं हुई है। नेचर वर्सेस नर्चर इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्याजे ये नहीं कह रहे हैं कि नर्चर का बिल्कुल कोई रोल नहीं है, कि एनवायरमेंट का बिल्कुल रोल नहीं है। ये कहते हैं आपकी हेरिडिटी का ज्यादा रोल है, बट एनवायरमेंट को बिल्कुल नहीं नकारा इन्होंने। तो नेचर नर्चर डिबेट ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कहां, कॉमेंट सेक्शन में। फटाफट से जवाब दीजिए और मजे से डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, पेपर जब आएगा आता रहेगा। बहुत कुछ है चैनल पे, अगर आप अलग अलग प्लेलिस्ट या सिर्फ 5 मास्टर क्लासेस जो है ना आपकी, जो वो रिवीजन क्लासेस है मैराथन, वो भी देख लेते हैं ना 5 सब्जेक्ट के लिए, बहुत ही अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। पता नहीं मुझे कितने लोग बैचेस में मिलते हैं, मतलब जो करियर विल पे बैच होते हैं, जिन्होंने दोनों पेपर क्लियर किए हुए हैं सीटेट के, सिर्फ यूट्यूब से, पता नहीं बहुत सारे लोग। वैसे भी जो लोग बैचेस में नहीं है वैसे भी मिलते हैं बाहर भी। तो बहुत कुछ है चैनल पे, इतनी बार अच्छे से कराई हुई है चीजें कि अगर आप पढ़ते हैं ठीक से तो दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द काइंड ऑफ लर्निंग इन विच चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन ऑफ अदर्स इज कॉल्ड, यानी कि वो लर्निंग जो दूसरों की नकल करके सीखता है बच्चा, जिसमें वो क्या कहलाता है। नकल मतलब अनुकरण, यानी देख के सीखना। बच्चे ने देखा पापा खाते हैं ऐसे खाना, उसने भी ऐसे खाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, यानी अवलोकनात्मक अधिगम है, जो सोशल लर्निंग थियोरी में आता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी है, ये बेंड्यूरा ने दी है, ठीक है, एल्बर्ट बेंड्यूरा, बंदूरा कह देते हैं हम हिंदी में। बोबोडॉल वाला इनका एक्सपेरिमेंट था। ये सब यहाँ काम के नहीं है। देख के सीखना, इमिटेट करके सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेटिव लर्निंग सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर आता है, SLT जिसको हम कहते हैं, बाद में वो SCT हो गया था, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 है, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है और साइंटिफिक चिंतन की जो क्षमता है वो कब डेवलप होती है, यानी वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त चिंतन। अमूर्त मतलब जो सामने नहीं है उस पर भी सोच पा रहे हैं, वैज्ञानिक मतलब कुछ साइंटिफिक है, कुछ लॉजिक उसमें है, हाइपोथेसिस हम लगा पा रहे हैं, परिकल्पना कर पा रहे हैं। किस स्टेज में आएगी, पियाजे को याद कीजिए आंख बंद करके और उत्तर मिल जाएगा, ऐसे प्रकट हो जाएगा उत्तर। कैसे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के रूप में, अबव 11 इयर्स ऑफ एज, 11 साल के बाद, वही जो टीनेज है आपकी। तभी तो हम कह रहे हैं यहाँ पे साइंटिफिक या लॉजिकल और डिस्कशन और डिबेट का मौका दो बच्चों। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता, कॉन्क्रीट में 7 से 11 में कॉन्क्रीट ही आता है, वही चीजें जिनको वो देख सकता है उन पे अच्छी बात करेगा। सेंसरी मोटर 0 to 2, 2 to 7 है आपका प्री ऑपरेशनल, ठीक है। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है जी। अरे यार आज ये क्या पंगा है।
लाइक शेयर करना भूल गए हो, सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अगर पेडागोजी आप पढ़ने के मूड में है डिटेल में, तो मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है करियर लैब पे। ये बैच में एडमिशन अभी ओपन है, 999 इसकी फी है फॉर 1 ईयर, और मतलब वो रिकॉर्डेड वीडियोस 1 ईयर तक रहेंगी, कोर्स खत्म होने में 6 महीने लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जो अब तक की क्लासेस हो गई वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।